मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है। मान्यवर, सबने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये जब मंदिर आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, प्लीज बैठिए। मान्यवर, कर्नाटक की, आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, आप भी बहुत मिसलीड करते हैं। बैठिए गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति
निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पड़ना पड़ा, 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दिया। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये धन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, खुद तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, तालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? भाई वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है?
मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर, लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ, हम बोरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का, जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में, उसका साथ चाहते हैं, हाँ, हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो, उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिर्फ धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदके जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में आज जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद आप याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं। आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर
सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़ और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़ और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको, आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर उधर उधर, हाँ, आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं। चलिए आप वक्फ पे आइए। देखिए वक्फ जो ये संशोधन हुए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लंबे समय तक चल रहे कानूनी मुकदमे जो पेंडिंग लिटिगेशंस 2013 में 10,380 केसेस थे, जो 2025 में बढ़ करके 21,618 केसेस हो गए। अनाधिकृत घुसपैठ, एनक्रोचमेंट, ये सुनिएगा सभापति महोदय और सभी सदस्यों को कहूंगा, वंशी पोर्टल में टोटल एनक्रोचमेंट के केस 58,890 है। इसमें से लगभग 31,999 पेंडिंग एनक्रोचमेंट है, जिसमें 9,000 मुस्लिम पार्टीज है, अर्थात मुसलमानों के जमीन पर भी अधिग्रहण का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। इसलिए जो ये बिल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, इसलिए बिल से संरक्षण मुसलमान को भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के सभी कौम को मिलेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सेक्शन 40 को लेकर आज जो कहा गया, मैं बस 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। सेक्शन 40 को लेकर आज यहां बहुत चर्चा हुई। ये जो तर्कहीन शक्ति, इरैशनल पावर दिया गया था वक्फ बोर्ड को, खुद ही इंक्वायरी करते थे और खुद ही जमीन को वक्फ में डिक्लेयर करते थे। आज देश में 515 ऐसी प्रॉपर्टी है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर, मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। मगर सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, किरण रिजिजू जी का, कि इन्होंने इस प्रकार के एक प्रावधान को यहाँ प्रस्तुत किया है जिससे देश में हम सब सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। निवास किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान।
किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद। और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं क्या? 888 विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है।